Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Today lecture physics, chapter 4 and 5, gravitations. फोर्थ चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और 5 चैप्टर का फर्स्ट इसमें से कुछ पार्ट इसमें इंक्लूड है। और स्टूडेंट्स, आज हमने ये डिस्कस करना है, ये चैप्टर हमारा 4 का लास्ट लेक्चर है। 4.9 स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। स्टेबिलिटी क्याम पिजरी, क्याम होना, ठहरना, रुकना किसी एक जगह पे बॉडी का, एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जो है किसी भी बॉडी का, उसकी पोजीशन के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, एज वी हैव लर्न द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर स्टेबिलिटी। हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी स्टेबिलिटी में। अगर वो साइड पे होगा, अप्स एंड डाउन होगा, उसका डिस्टेंस जो है वो ग्राउंड से ज़्यादा होगा या कम होगा, उसका हाइट का डिफरेंस आ जाएगा, तब उसकी स्टेबिलिटी में वो या तो वो स्टेबल में आ जाएगा और या फिर अनस्टेबल और या फिर न्यूट्रल, किसी भी टाइप में चला जाएगा। टू मेक देम स्टेबल देयर सेंटर ऑफ मास मस्ट बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। अगर हमने कोई भी बॉडी है हमारे पास, उसको हमने स्टेबल रखना है, तब उसका जो मास है, सेंटर ऑफ मास मस्ट बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। उसकी हाइट जो है वो कम से कम होनी चाहिए। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न, इसकी रीज़न ये है, रेसिंग कार्स आर मेड हैवी एट द बॉटम एंड देयर हाइट इज़ केप्ट टू बी मिनिमम। एक तो उसकी जब हाइट, उसकी रूफ वाली हाइट वो कम रखी जाती है, इस वजह से उसको स्ट्रक्चर इस तरह किया जाता है ताकि उसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ जो मास है, वो उसका हाइट जो है वो उसकी कम रखी जाए। देयर हाइट इज केप्ट टू बी मिनिमम। रेसिंग कार्स आर मेड हैवी एट द बॉटम, उनका जो है बॉटम वो बनाया, इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कम हो। ठीक है। और इसका एक और इफेक्ट भी है, जिसकी स्पीड इंक्रीज पे मैं यहाँ पे वो बताता चलूँ कि उसकी इस तरह से एयर फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है, जो यहाँ पे राइट नहीं किया हुआ, बट यहाँ पे भी एक कंसेप्ट है कि जो स्पोर्ट्स कार होती है, रेसिंग कार, जिसको हम स्पोर्ट्स कार भी कहते हैं, तो उसकी हाइट इसलिए कम होती है कि उसकी एयर फ्रिक्शन जो है ना वो उससे कम होती है और इस तरह वो ज़्यादा स्पीड के साथ चल सकती है। बिकॉज कि बस जो होती है या जो भी हाई रूफ गाड़ियाँ होती हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, जिनका सेंटर ऑफ मास ज़्यादा होता है, उनको एयर फ्रिक्शन फेस ज़्यादा करनी पड़ती है विद रिस्पेक्ट टू जिनकी हाइट लो है। और दूसरा ये कि बैलेंस ज़्यादा इजीली कर सकते हैं हम किसको, जिसकी हाइट लो होगी, उसको एक साइड पे गिरने के लिए, फॉल होने के लिए उसको ज़्यादा वो इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी हाइट कम होगी, सेंटर ऑफ मास उसका कम होगा। सर्कस आर्टिस्ट सच एज टाइट रोप वॉकर्स यूज लॉन्ग पोल्स टू लोअर देयर सेंटर ऑफ मास। जब वो सर्किस जो होती है उसके अंदर जो रस्सियों के ऊपर चलते हैं, आर्टिस्ट जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो भी सेंटर ऑफ मास लोअर करने के लिए अपने आप को रस्सियों के ऊपर इस तरह बैलेंस करके, उनके ऊपर टाइट रूप लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइट होती हैं वर्कर, वो यूज़ लॉन्ग पोल्स करते हैं ताकि वो अपना सेंटर ऑफ मास कम कर सके। वो क्योंकि होती हैं तो स्ट्रॉन्ग उसको टाइट किया होता है, उसके ऊपर वो वॉक इजीली कर सकते हैं, तब वो अपने सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करते हुए उनके ऊपर वॉक करते हैं। इन दिस वे दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम टॉपलर ओवर। वो इस तरह से अपनी हाइट को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा नहीं ले, हालांकि वो ऊंचे होते हैं, बट वो ये कि उनका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बैलेंस करते हुए, टॉपलर ओवर से मीन है कि वो वन साइड पे गिरते नहीं हैं, उनकी बॉडी जो है सेंटर ऑफ मास को वो बैलेंस करते हैं। अपना जो उनका सेंटर ऑफ मास होता है उसको, अपनी बॉडी का, मैन की बॉडी का, उसको वो बैलेंस करते हैं और उसको वन साइड पे गिरने नहीं देते। टोपल ओवर होता है एक साइड पे, उसकी अपर साइड से उसका डाउन हो जाना। Here are few examples here are a few examples in which lowering of center of mass make the object stable। वो कहता है कि हमारे पास बहुत सारी चंद एक एग्जांपल्स हमारे पास है जो सेंटर ऑफ मास मेक्स जो द ऑब्जेक्ट स्टेबल, जो कि ऑब्जेक्ट को स्टेबल करने के लिए हमारे पास वो हैं एग्जांपल्स हमारे पास। कौन सी एग्जांपल्स हैं? दीज ऑब्जेक्ट्स रिटर्न टू देयर स्टेबल स्टेट्स व्हेन डिस्टर्ब। वो कहते हैं कि जब हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, इट्स मीन उनकी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, हम उनके अंदर उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं। अ बुक लाइंग ऑन द टेबल एग्जांपल है। और अगर हमारे पास
बॉल है, एज लाइक लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, जब उसको हम चेंज करते हैं तब वो अपनी न्यू पोजीशन जो होती है, इस पे हमने उसको चेंज करके छोड़ दिया होता है, उसको अपने आप के एडजस्ट कर लेते हैं, जबकि वाइल दे नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। इसलिए हम उनको वी कैन से दैट कि दीज बॉडीज आर इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो स्टेबल हो चुकी होती हैं। इन ईच केस सेंटर ऑफ मास इज वर्टिकली बिलो देयर पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट, जो जिस पॉइंट ऑफ सपोर्ट के साथ हम सपोर्ट कहते हैं, जहाँ से उसको सपोर्ट किया जा रहा था, जहाँ उसको बांधा होता है या जिसके ऊपर वो चीज़ को पड़ी होती है, तो वो सपोज बुक पड़ी है तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वर्टिकली उसके ऊपर जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका उसका एक्शन उसकी डायरेक्शन उस जानिब होती है जिसके ऊपर वो लाई कर रहा होता है। सपोज बुक टेबल के ऊपर पड़ी है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसका डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली बिलो लिखा हुआ है, ठीक है। दिस मेक्स देयर इक्विलिब्रियम स्टेट्स, ये चीज़ जो है इक्विलिब्रियम स्टेट्स को वहाँ पे उनको उस बॉडी को एग्जिस्ट करने में हेल्प आउट करती है। फिगर 4.38 ये हमारे पास जो फिगर है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। ये हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास कैन लिया हुआ उन्होंने, ये हमारे पास फॉग लिया, ये हमारे पास कॉर्क है, इसके ऊपर उसने नीडल लगाई हुई है और इसको इसके साथ बांध के उसने यहाँ पे इसको बैलेंस किया है, ठीक है। ये उसका सेंटर ऑफ मास है, उसने बिल्कुल ये नीडल इज मेड टू बैलेंस एज इस टिप, उस टिप को उसने कैन के अंदर उसने इसको बैलेंस करने के लिए ये रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसने इसको इस तरह एडजस्ट किया है कि यहाँ पे स्टेबल हो सके, कैम पसीर हो सके, इसके अंदर कैन के अंदर उसने उसके सेंटर पॉइंट पे उसने उसको लगा दिया है। इस वजह से इसके अगर ये सेंटर ऑफ पॉइंट्स पे नीडल ना लगी होती, सेंटर ऑफ मास पे साइड पे होती, तो ये जिस साइड पे होती उस साइड पे गिर जाना था, अदरवाइज ये सेंटर पे लगाई गई, इसलिए ये बैलेंस हो चुका है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये आ चुकी है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका 4.38 फिगर का, शोज अ स्विंग नीडल फिक्स्ड इन अ कॉर्क। स्विंग नीडल जो है हमारे पास सुई होती है जिसके हम कपड़े सीते हैं, तो वो उससे उसको उसके साथ फिक्स कर दिया गया है। द कॉर्क इज बैलेंस्ड ऑन द टिप ऑफ ए नीडल बाय हैंगिंग फॉर्क, फॉर्क लगाने से उसके साइडों पे, तो वो उसने वहाँ पे नीडल लगा दिया, उसको बैलेंस कर दिया कॉर्क को। द फॉक्स लोअर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो वो जो उसका फॉक्स लगाए गए हैं साइडों पे, वो सेंटर ऑफ मास के सिस्टम को, वो सेंटर ऑफ मास को सिस्टम के बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं, ठीक है। फिगर 4.39a शोज अ पर्स्ड सॉरी शोज अ पर्स्ड पैरेट विच इज मेड हैवी एज एट इट्स टेल, ठीक है, जो उसकी टेल से ज्यादा हैवी है, बट वो बैलेंस है, तो इसकी ये वाला हिस्सा जो है ना ज़्यादा हाइट में है, ये वाला इसका बैलेंस कैसे होगा, इसके ऊपर हाइट ज़्यादा है, इसके नीचे इसके वेट कम है, तो वो कैसे रह सकता है, हैवी नहीं है वो, अपवर्ड डायरेक्शन उसकी है, उसका वेट वो ज़्यादा है, ज़्यादा हैवी, और डाउनवर्ड कम है इसका, तो इसलिए वो बैलेंस कैसे कर गया है। अब हम देखते हैं इसको। फिगर 4.39 shows a toy that keep itself upright when tilted. tilted के माने होते हैं इसको रोटेट करना, इसको सर्कल कर देना, जैसे कल हमने बॉल का पढ़ा था, इसकी इस पोजीशन को चेंज कर देना, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर, ये इसी जगह ही रहेगी। सपोज दैट जैसे हमने एग की एग्जांपल दी थी, अगर उसके हम करो डॉट लगा दें और उसकी हम जिस पोजीशन पे उसको सेट करेंगे वो अपनी उस पोजीशन पे सेट हो जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, वाइल वो नेक्स्ट अपनी जो उसने पोजीशन ली है उसके अंदर वो अपने आप को सेट कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो जब हम इसको हिलाते हैं यहाँ से तो ये वाइब्रेट करता है, बट ये यहाँ से गिरता नहीं है, यहीं पे रहता है, बिकॉज इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से बना दी गई है कि हमारे पास जो ये कार्ड लगाया गया है, ये भी कार्ड इसके ऊपर लगा हुआ, ये स्पेयर है, ठीक है, ये जो उसके जिसके ऊपर ये साथ अटैच किया गया है, तो ये इसके ऊपर है कि सेंटर ऑफ मास जो है ना, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे बैलेंस है, अगर ये यहाँ से थोड़ा बहुत आगे पीछे होता तो ये गिर जाता, बिकॉज इसका सेंटर ऑफ मास इस तरह, इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको इस तरह स्ट्रक्चर कर दिया गया है, इस तरह बना दिया गया है ताकि इसका वेट जो है वो, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर में रहे और वो इसका वेट जो है वो बैलेंस हो सके। When it is tilted, the center of its mass rises. It returns to its upright position at which its center of mass is at the lowest. ये कहता है जब इसको आप टिल्ट करेंगे, रोटेट करेंगे, तब ये जिस तरह हमने लास्ट बॉल पढ़ी थी उसमें थोड़ा सा और इसमें डिफरेंस है, उसमें था जिस पोजीशन पे आप उसको सेट करते हैं ना वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाता, जिस पोजीशन से आप लोग सेट करते हैं वो उसी पोजीशन पे जाके सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये वो न्यूट्रल में था, लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये नहीं है, इसको आप जहाँ पे भी छोड़ेंगे ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा अपने सेंटर ऑफ पॉइंट से। इसका सेंटर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे बताया नहीं गया, यहाँ तक इसका सेंटर ऑफ पॉइंट होता है,
तो ये अपनी वापस अपनी जहाँ पे इसको आपने आगे करके छोड़ा, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। इसी तरह ये पैरेट हमारे पास, इसको आप यहाँ से मूव करके छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे यहाँ पे स्पेयर के ऊपर लगा रहेगा। ठीक है, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ये दोनों आ जाते हैं, स्टेबिलिटी में आ जाते हैं। ये नेक्स्ट जो इनकी पोजीशन होती है उसमें ये नहीं जाते। आगे हमारे पास है होमवर्क आज का, ये 5th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है इसका। ये थोड़ा सा आप इसको टच देना है आपने। On the basis of his observation, Newton concluded that force which caused an apple to fall on the earth, जो कि एप्पल को अर्थ के ऊपर गिरना उसकी रीज़न, एंड द फोर्स विच कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट आर ऑफ द सेम नेचर। वो कहते हैं अगर एक एप्पल जो है वो ज़मीन के ऊपर गिरता है, या फिर द फोर्स विच कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट, या फिर मून को उसके अपने ऑर्बिट्स में जो अट्रैक्ट कर रहा है, जो फोर्स लग रही है ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो अपने ऑर्बिट्स के अंदर ही मूव कर रहा है। ये दोनों सेम नेचर में हैं, बिकॉज उनको ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना वो उनको फोर्स लग रही है। मून जो है वो उसको इतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है कि वो अपने सर्कल में एक फिक्स्ड उसको ग्रेविटी लग रही है, अपने सर्कल में वो मूव कर रहा है। ही फर्दर कंक्लूडेड दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। उसने ये रिजल्ट निकाला, उसने ये कंक्लूड किया उसने कि फोर्स है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की हर एक बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, दूसरी को अट्रैक्ट करती है। ही नेम्ड दिस फोर्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उस फोर्स को उसने ग्रेविटेशन का नाम दिया। यहाँ पे इसकी पैट डेफिनेशन है, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। ही नेम्ड दिस फोर्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।